नमस्कार दोस्तों, बैंकर कपल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, सौरभ गौतम जी। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने हाल ही के अंदर अभी एलआईसी एडीओ क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो हमारे सभी सब्सक्राइबर और हमारी तरफ से आप सभी को आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो सौरभ जी से हम जानेंगे कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, क्या उनके इंटरव्यू के अंदर उनके साथ जो उनका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। और भी बहुत सारे सवाल उनसे पूछेंगे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले सौरभ जी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। क्या ग्रेजुएशन आपने किया और कैसे एलआईसी एडीओ में आपका आना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी आपने इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मेरा नाम सौरव गौतम है। मैंने मुंबई डिवीजन से एल आई सी एडीओ फॉर्म अप्लाई किया था 2023 के लिए। हम्म। और मैंने मुंबई से टॉप किया हुआ है, हम्म। मुंबई डिवीजन से। ओके, आपने मुंबई और डिवीजन मैं, टॉप किया है। यस सर, टॉप किया हुआ है। हम्म। और मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। ओके। मैंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से की है। हम्म। और मैं 2021 से 2021 से बैंकिंग इंश्योरेंस की स्टडी कर रहा हूँ। हम्म। वैसे तो मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स दिए और हम्म। इंश्योरेंस में ईएसआईसी का एग्जाम दिया था। हम्म। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने अब मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। हम्म। सो दिस अबाउट माय बैकग्राउंड। तो सौरभ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, तीन राउंड में यस। एलआईसी ईडी होता है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम से स्टार्ट करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था और किस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न, क्या उसको बैंकिंग की जो प्रिपरेशन करते हैं उनको पूरा तरीके से सूट करता था। इन दो चीज के बारे में आप बताइए। ओके। सो प्रीलियम का तो जैसा आईबीपीएस क्लर्क बैंकिंग जैसा रहता है वही था, सेम। हम्म। 30 मार्क्स इंग्लिश, हम्म। 35 मैथ्स और रीजनिंग का था। हम्म। और 50% क्वालिफाइंग इन नेचर ही था। हम्म। जैसे 2019 में था वैसे ही 2023 में था। हम्म। तो वैसे ही था सिर्फ। और पेपर का लेवल बात करें तो पेपर का लेवल आईबीपीएस क्लर्क जैसा ही था। आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क का जैसा है ना, सेम वही हम्म। लेवल का था। और हम्म। कुछ डिफरेंस नहीं था उसमें। तो इसके अंदर पर सेक्शनल कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग भी थी आपके पास। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें। हम्म। और इसमें इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था। ओके। तो प्रीलिम्स की आपने जैसे तैयारी करी, तो आपने बताया कि बैंकिंग जैसा ही था। उसके बाद मेंस का एग्जाम आपका किस तरीके का था, थोड़ा उस बारे में बताइए। एक्चुअली प्रीलिम्स में मैंने थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था। एक रीजनिंग के क्वेश्चन में मैं स्टक हो गया था ना। तो हाँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा प्रीलिम निकलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली निकला मेरा। हम्म। मेरा उतना कॉन्फिडेंट नहीं था प्रीलिम्स में, पर मेंस में मैंने बहुत अच्छी तरह तैयारी करी थी। क्योंकि मैंने मेंस ऑलरेडी अप्लाई किए थे, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, ईएसआईसी, ईसीजीसी पीओ, ये सब एग्जाम्स मैंने दिए थे। सो मुझे मेंस के थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी, मालूम थी कि मेंस के लिए कैसे पढ़ाई करे, कहाँ से पढ़ाई करे। हम्म। और इसमें तो मेंस के लिए इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, रोल है, क्योंकि 60 मार्क्स का इंश्योरेंस सेक्टर रहता है। हम्म। तो जितना हो सके उसमें मार्क्स जितना स्कोर सकते कर सकते हैं उतना कर सकने का तो मैंने ट्राई किया था। तो हम्म। इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सिर्फ IC38 जो है वही पूरा 50 से 55 क्वेश्चन IC38 में से ही आए थे। और हम्म। मैंने पूरा IC38 पढ़ लिया था, इसलिए हम्म। मुझे तकलीफ नहीं हुई। हम्म। तो और मेंस मैथ्स की। और रीजनिंग के बोलिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो जो आईबीपीएस क्लर्क के जैसे मेंस रहते हैं हम्म। वैसे ही थे, सेम पैटर्न पे थे। और सिर्फ इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर ही था। हम्म। तो मेंस के अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग वैसे ही जैसा। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कौन से प्री में नहीं, मेंस में नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। ओके। सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है कि 50% से अबाव आप निकाल के लेके आओ। हम्म। तो आपने इंश्योरेंस अवेयरनेस का बताया कि उसका की रोल था, तो उसमें कुछ सोर्सेस बता सकते हैं कि क्या सोर्सेस आपने यूज करे थे उसकी तैयारी करने के लिए। एक्चुअली जब वो लोग आईबीपीएस वाले स्टार्टिंग में मेंस के पहले जो पेपर पैटर्न देते हैं ना,
तीन हम्म क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस वगैरह उसके, उसमें हम्म उन्होंने मेंशन कर रखा था कि रेफरेंस फ्रॉम IC38, हम्म जो IBPS से आता है ना फॉर्मेट पहले ही, कि हम्म पेपर पैटर्न ऐसा रहेगा। तो हम्म उन्होंने उसके नीचे लिख के रखा था रेफरेंस फ्रॉम IC38। सो मैंने देखा कि वो रेफरेंस फ्रॉम IC38 बताया है, तो उसमें से ज्यादा आ सकता है, क्योंकि हमारा जॉब रोल ये है कि एजेंट को रिक्रूट करना और उनको ट्रेनिंग देना, और एजेंट्स को सिखाने, एजेंट्स रिक्रूट करने के लिए उनको IC38 आना चाहिए। सो मैंने फुल्ली फोकस IC38 पे ही किया, और वहां से ही किया मैंने, बाकी किधर से किया नहीं कुछ। कौन से ये सोर्सेज फॉलो नहीं किए, सिर्फ IC38 किया। हाँ, पर मैंने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए टेस्ट सीरीज लिए थे। ओलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज थे, टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज थे, बायजूस के थे मेरे पास, और अड्डा के थे। ओके। तो हर 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 अलग अलग पैटर्न के मुझे क्वेश्चंस मिले, और टाइम मैनेजमेंट पता चला कि कैसा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए उसमें। सो इस तरह मैंने मेंस में निकाली। हम्म तो आप मॉक टेस्ट आपने काफी लगाए, जैसे आपने नाम भी लिए काफी सारे अभी। तो मॉक यस टेस्ट यस। में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट लाते थे खुद का सॉल्यूशन के अंदर? अच्छा, मैंने मॉक टेस्ट पहले स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक का लिया था। टेक्स्ट हम्म बुक का थोड़ा सा हल्का पैटर्न है, मतलब हम्म थोड़ा सा इजी पैटर्न है एज कम्पेरेटिवली ओलिव बोर्ड से। हम्म सो मैंने टेक्स्ट बुक में मैंने एनालाइज किया कि मुझे परसेंटाइल कितना आ रहे। हम्म परसेंटाइल मैटर करते, क्योंकि मार्क्स तो मैटर नहीं करते कितने आ रहे क्या आ रहे। हम्म परसेंटाइल मेरे 90 अबव जा रहे थे, तो हम्म मैंने स्विच करना चाहा ओलिव बोर्ड पे। हम्म फिर ओलिव बोर्ड के मैं टेस्ट सीरीज देता था, वहां हम्म पर क्वेश्चंस लेंदी थे, पर मुझे उसमें ओलिव बोर्ड में क्वेश्चन पिकिंग पैटर्न समझा कि कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए, मुझे आता है कि नहीं, ये हम्म क्वेश्चंस इजी है क्या, डुएबल है क्या, या फिर डुएबल नहीं है। तो ओलिव बोर्ड से मुझे क्वेश्चन पिकिंग पैटर्न पता चला, और टेक्स्ट बुक यार अड्डा से मुझे जितना फास्ट कर सकते क्वेश्चंस को, मैंने उतने से किया। हम्म। इसके बाद आपने मेंस क्लियर किया, तो फिर अपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करी थी? क्या इंटरव्यू के लिए भी कोई मॉक इंटरव्यूज आपने ज्वाइन किए थे, या खुद से ही तैयारी करी थी, या पुराने कोई LIC एडीओस थे उनसे आपने बात करी थी? और एक्सपीरियंस क्या था आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू के टाइम तो मेरा मेंस हो गया था, मुझे लगा था कि पेपर अच्छा गया है मेरा। तो हम्म मैंने बहुत सारे एडीओ डीओ जो है 2016 में 19 में जो हो गए, उनके साथ मैंने बात की। तो हम्म उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रेफरेंस दिया कि डीओ का जॉब कैसा है, प्रोफाइल कैसा है, आपको हम्म क्या पूछ सकते हैं वो, आपको हम्म क्या कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको एजेंट्स कैसे रिक्रूट करने चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके हम्म प्रति, वो हम्म मैंने। तो हम्म उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप डीओ बनोगे, आप हम्म ऑफिसर बनोगे, तो ऑफिसर के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज में मैटर करती है, कि हम्म आप दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि हम्म वहां पे आपको रिक्रूट करना है, एजेंट्स को रिक्रूट करना है। तो एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए आप कैसे स्ट्रेटजी यूज करते हो, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हो, वो आपके हम्म दिमाग में होना चाहिए। सो मैंने वही अप्लाई किया, और इंटरव्यू में मुझे भी वही पूछा था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है एडीओ को रिक्रूट करने के लिए, आप कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हो, हम्म आप कहाँ पे बिजनेस ला सकते हो, कैसे बिजनेस ला सकते हो। हम्म और नॉर्मल टेक्निकल क्वेश्चंस LIC के बारे में, उनके टर्म इंश्योरेंस क्या है, एंडोमेंट प्लान क्या है, वो सब मैंने कर लिया था LIC की वेबसाइट से। फिर बाद में IRDA के वेबसाइट में जितना कुछ रिसेंटली न्यूज है, कि ओडिशा में अभी जो हादसा हो गया था ट्रेन का, तो उसके बारे में पूछा। तो हम्म ऐसा उन्होंने नॉर्मली हमारी बातचीत हो गई थी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था डीओ से बात करके मेरा। इंटरव्यू आपका लगभग कितनी देर चला था? मैं 12 o'clock को अंदर गया बराबर, और 12:15 को बराबर बाहर आया मैं। ओके, 15 मिनट का आपका इंटरव्यू हुआ था। 15 मिनट्स। मैं कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू के पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि पहली चीज तो ये है कि इंटरव्यू के अंदर ड्रेस कोड आपका क्या था, और दूसरी चीज इंटरव्यू हिंदी में था, इंग्लिश में था, या मिक्स था? ये दो चीज आप बता सकते यस, ड्रेस कोड एक्चुअली मैंने तो कोट ही पहना था, हैं? ओके। क्योंकि पोजीशन ऑफिसर लेवल के, तो ऑफिसर अपने खुद को उनके सामने रखना पड़ता है। हम्म हम्म तो हम्म मैंने कोट ही पहन के ले गया था, कोट और टाई पहना था मैंने फॉर्मल्स में। हम्म और दूसरी बात तो उन्होंने स्टार्ट मेरे से हिंदी और मराठी से की, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। रीजनल हम्म लैंग्वेज यहाँ पे मुंबई है और मराठी है।
हम्म। सो मैंने यहाँ पे मराठी से उन्होंने स्टार्ट किया। मुझे उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा। हम्म। मुझे उन्होंने डायरेक्ट मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से पूछा, हम्म। ऐसा। और मेरा अदर क्यूरिकुलम एक्टिविटीज भी था ना। मैं वॉलीबॉल खेलता था, मुंबई डिवीजन से मैंने वॉलीबॉल किया है। तो हम्म। उन्होंने वो सर्टिफिकेट भी मैं देखी, तो उन्होंने उसके बारे में भी मुझे पूछा। तो अदर क्यूरिकुलम एक्टिविटीज भी रहेगी आपके साथ, तो आपके लिए बेनिफिशियरी है वो। सौरभ जी, एक बात बताइए, जैसे एक काफी सारी कंट्रोवर्सी इस वक्त सुनने में आ रहा है कि हुई है कि जैसे अगर कोई बंदा किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है या दूसरे डिवीजन से, और उसने किसी दूसरी जगह से अप्लाई किया LIC एडीओ के अंदर, तो इंटरव्यू के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या ये बात सच है या क्या है? कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं सर, ये बात सच नहीं है एक्चुअली। हम्म। क्योंकि मुंबई डिवीजन से ही मेरे मुझे इंटरव्यू के टाइम 4-5 दोस्त मिले मुझे। वो हम्म। खुद अमरावती यूपी से वगैरह थे, हम्म। राजस्थान से थे। पर उनका हम्म। सिलेक्शन हो गया यहाँ पे मुंबई डिवीजन से। ओके, मतलब सिलेक्शन तो हुआ है? हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। तो हम्म। मैंने उनको एक बार अभी पूछा था मैंने हम्म। कि मुंबई डिवीजन के बाहर से जो आ रहे हैं, तो हम्म। उनका सिलेक्शन कौन से प्रोसेस पे हो गया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनका मेंस बहुत अच्छा गया था। ओके। मेंस उनका अच्छा गया है, इसके लिए उनका सिलेक्शन प्रॉपरली हो गया, हम्म। ऐसा है। तो इंटरव्यूअर ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर बाहर से आए रहेंगे तो यहाँ पे बिजनेस कैसे कर पाएंगे। हम्म। तो मैंने एक्चुअली उसका आंसर दिया था कि कैसा है, बिजनेस करने के लिए या फिर कौन सा भी प्रोडक्ट बेचने के लिए खुद हम्म। के अंदर में एक जोश और जुनून होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। हम्म। तो ही वो होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बस। एक चीज और बताइए, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में, कि कई बच्चे अभी ये सोच के बैठे हैं कि वेट लिस्ट का भी इसमें कुछ रहता है क्या? मतलब वेट लिस्ट भी उसी वक्त आती है, या क्या इनका कुछ वेट लिस्ट की कुछ आपको न्यूज हो तो? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का वेट लिस्ट में नाम आ गया है। तो ओके। अभी फ्राइडे फ्राइडे को हम LIC के ऑफिस में गए थे हम्म। मिलने के लिए। तो वहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर में जो सेल्स हम्म। के है ना, वो हम्म। मुझे मिले। तो उनको हम्म। मैंने पूछा, तो हम्म। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, वेट लिस्ट आएगी मतलब सिलेक्ट हो जाएगी, सारे हम्म। हो जाएंगे इतना गारंटी नहीं है, पर हो हम्म। जाएंगे। आपको टाइम जाएगा, 4 से 4 to 5 मंथ जाएगा। क्योंकि मेरे ओके। फ्रेंड का भी एक नाम है ना उसमें वेट लिस्ट में। तो मुंबई हम्म। डिवीजन ने ये किया है, निकाला है वेट लिस्ट। तो वो बोले हम्म। कि होप्स रखो हो जाएगा, पर हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा हम्म। है। एक चीज बता सकते हैं, जैसे वेट लिस्ट इन्होंने कितने परसेंट निकाली है पोस्ट की? जैसे 70 लोगों को सेलेक्ट ट्वेंटी किया है। परसेंट 20%? 20% निकले, ओके, ओके, ओके। वैकेंसी के 20%। तो मतलब जो LIC ईडीओ का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उनमें से काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे अगर, तो फिर वो वेट लिस्ट वालों को कॉल करेंगे? यस सर। और मेडिकल में भी वो उन्होंने मेंशन किया, अभी जो मेल आया ना, उसमें हम्म। मेंशन किया है कि अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे जिसके पास, कास्ट हम्म। सर्टिफिकेट जिसने में अटैच नहीं किया है, वो भी हम्म। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उन्होंने मेंशन किया है उसमें, हम्म। हम्म। इसके लिए। एक चीज और बताइए, काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है हमारा ऑनलाइन नहीं आया है, वहाँ सबसे पहले डिविजनल ऑफिस में ही शायद कुछ लिस्ट वगैरह इसका लगा था। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस आप अपना बता सकते हैं कि क्या है इसकी ये सच्चाई? सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया मुझे। क्योंकि हाँ। 27 को जब रिजल्ट था, तो मैं हम्म। सुबह 10 बजे डिविजनल ऑफिस गया था। हम्म। सुबह से रात तक 12 बजे रिजल्ट आया। सुबह हम्म। से रात 12 बजे तक मैं उधर ही था। हाँ, हाँ, हाँ। जो डेप्यूटी मैनेजर है, वो हम्म। मुझे कम से कम 10 बार मिले उधर कि अभी नहीं आएगा, रात को आएगा, अभी नहीं आएगा, आप जाओ घर पे, कल देखो रिजल्ट। पर हम लोग जो दोस्त थे, वो बोले नहीं जाएंगे रिजल्ट से, नींद नहीं मिलेगी रिजल्ट देखने से पहले। हम्म। हम्म। तो हमारे डिवीजन मुंबई डिवीजन में रात को 12 बजे रिजल्ट लगा, ऐसा। तो मैं हम्म। नाम ढूंढ रहा था मेरा, पर मुझे मिल नहीं रहा था पहला। फिर हम्म। मेरे दोस्त ने बताया कि तेरा टॉप पे नाम है। हाँ। तो मैंने मेरे जो डेप्यूटी मैनेजर बाजू में थे, तो उनको मैंने पूछा कि सर ये लिस्ट कैसे लगाई है, मेरिट वाइज लगाई है या फिर कैटेगराइज की है आपने। तो उन्होंने कहा कि मेरिट वाइज लगाई है। और उधर मुझे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किए, बहुत सारे मैनेजर्स थे। फिर हम्म। उन्होंने मुझे चॉकलेट्स वगैरह दिए और हम्म। ग्रीटिंग दिए। हम्म।
एक सवाल थोड़ा सा काफी अलग हटके है, क्योंकि इस पोस्ट को लेके शायद आपको भी पता होगा कि जब इसका फॉर्म आया था तो उसको लेके काफी सारी नेगेटिविटी भी थी इसमें, कि एल आई सी एडीओ की जॉब नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पे भी लोगों के वीडियोस डले हुए थे इस जॉब की नेगेटिविटी के बारे में, कि बहुत टफ जॉब है, आपको टारगेट दिया जाता है। और काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी जॉब है, इसके अंदर ट्रांसफर पॉलिसी काफी अच्छी रहती है, और अगर आप मेहनत करो तो शुरू के 3-4 साल थोड़े टफ निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके टारगेट्स भी अचीव होने लग जाते हैं, और एलआईसी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब चीजों से आपने कैसे डील किया, और आपको जब तैयारी करी, जब फॉर्म फिल करा, तो कभी इन सब चीजों को लेके डर नहीं लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? एक्चुअली स्टार्टिंग में कैसा है, जब प्री आया, जब नोटिफिकेशन आया तब पता नहीं था इतना कि डीओ की पोजीशन ऐसी है वैसी है। हम्म। जैसे आगे गए, प्री हम्म। क्लियर हो गया, तो फिर मैंने बहुत सारे डीओ से बात की। मैं डिविजनल ऑफिस गया, ब्रांच हम्म। ऑफिस में गया, वहां पे हम्म। मुझे डीओस मिले। तो उन्होंने सब सब डीओस ने मुझे पॉजिटिव ही बताया कि इसके बारे में कैसा है, काम क्या है, वर्कलोड क्या है। कैसा है कि जो अदर स्टेट से आते हैं यहाँ पे, हम्म। उनको एक्चुअली ऐसा अकोमोडेशन होता नहीं है हम्म। बाहर से आके, हम्म। क्योंकि सैलरी है, अच्छी है सैलरी, पर हम्म। कैसा है, पहचान नहीं है। हम्म। कोई पहचानेगा नहीं आपको, आपके हम्म। पास कोई आएगा नहीं पॉलिसी लेने के लिए। हम्म। और अभी उन्होंने एजेंट का ये भी बढ़ाया है, 25 एजेंट्स रिक्रूट करना है अभी स्टार्टिंग में आपको, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ में। हम्म। और पीडीओ में आपको अराउंड 30 lakhs का प्रीमियम भी लेके आना है। तो यही मुझे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा था कि 25 एजेंट से इतना काम हो सकता है क्या। हम्म। तो 25 एजेंट से इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए बिजनेस लाइक 30 lakhs। सो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको मिनिमम 50 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 50। और हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, हो जाते हैं। आप हम्म। आपके आपके पास अगर दूसरों को दूसरे की अपनी बात बताने की पावर हो ना आपके पास, तो आप हो जाता है, बिजनेस हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसेंटिव्स में से बहुत सारा कमाया है, हम्म। ऐसा है। तो मैं पॉजिटिवली उनको देखता था, नेगेटिवली नहीं देखता था इसके बारे में, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत ही बोलने वाले रहते हैं। सो हम्म। मैं पॉजिटिव के साइड ही गया। हम्म। तो आपका जब रिजल्ट आया तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि जॉब एलआईसी में लगना एक बहुत बड़ी चीज है, आसान चीज नहीं होती है। तो खुशी तो हालांकि सबको होती है, तो आप कुछ अपना अनुभव बता सकते हैं कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली सर कैसा हुआ कि मैंने मेरे तीन ही रिजल्ट जो थे ना, प्री मेंस और इंटरव्यू के, मैंने हम्म। खुद ने नहीं देखे, मेरे हम्म। दोस्त ने देखे वो इंटरव्यू, सब सब सारे के सारे। और हम्म। मैं ये फील्ड में जो आया हूँ वो एक मेरे फ्रेंड की वजह से आया हूँ, हम्म। क्योंकि उसने मुझे रिकमेंड किया था। और जब मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आया, हम्म। तो जैसे मैंने घर पे बताया तो घर वाले तो इमोशनल हो गए थे बहुत सारे। हम्म। पर मेरे फ्रेंड्स भी बहुत इमोशनल थे हम्म। कि बड़े इसमें नाम आया, और वो भी रैंक 1 आया है तेरा। सो हम्म। बहुत अच्छी बात है। हम्म। और गवर्नमेंट जॉब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। सो बहुत खुशी हो गई थी, मुझे हम्म। खुद को बिलीव नहीं हो गया था कि मैं फर्स्ट आया था। हम्म। तो अभी तो इसका नोटिफिकेशन आके पूरा प्रोसेस लगभग खत्म हो चुका है एल आई सी एडीओ का। अब अगर फ्यूचर में इसका नोटिफिकेशन जब भी आएगा, तो आप जो स्टूडेंट उस वक्त ये वीडियो देखेंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी भी, कि पहली चीज तो ये है कि क्या हमें दूसरे डिवीजन से फॉर्म भरना चाहिए, क्या हम भर सकते हैं अगर कहीं वैकेंसी किसी के डिवीजन में कम है और दूसरे डिवीजन में ज्यादा है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे मैं आपको पूछना चाहूंगा, ताकि फ्यूचर में लोगों को मदद मिले जब नोटिफिकेशन। एक्चुअली कैसा हो गया था सर, मालूम है इसके नेगेटिविटी क्यों फैली थी। जब लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था 2019 में, उसके बाद कोविड आया। हम्म। और जो इनकी रिक्रूटमेंट हो गई थी वो अराउंड फेब्रुवरी और मार्च में हो गई थी, हम्म। डिविजनल ऑफिस में। हम्म। सो कोविड के बारे में तो बाहर निकल नहीं सकते, तो एजेंट रिक्रूट नहीं कर सकते। हम्म। सो इसके लिए बहुत सारे डीओ ने जॉब छोड़ दिया। तो हम्म। वो नेगेटिविटी इम्पैक्ट 2023 में आया। ओके। अगर आप 2020 2016 के डीओ से मिलेंगे ना, तो हम्म। इसके बारे में पॉजिटिव ही बोलेगी, कोई हम्म। नेगेटिव नहीं बोलेगा।
हम्म। पर जो 2019 के जो रिक्रूटेड थे ना, वो नेगेटिव बोले कि रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पाई ना उसमें, कोविड की वजह से। और थोड़े कोविड से के ही जो कारण से बचे वो उन्होंने सेल्स बिजनेस एंड किया। मार्केटिंग की जॉब में दिक्कत आई उनको, क्योंकि एडीओ का यस काम यस यस। मेनली यही होता है, तो मार्केट में निकल नहीं सकता तो वो एजेंट नहीं बना नहीं सकता। निकल सकते, बराबर। हम्म। इसके लिए वो नेगेटिविटी ज्यादा फैल गई। हम्म। और मैं तो बोलूंगा कि ये जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि आपको आपका टाइम इफिशिएंसी मिलता है। आपको हम्म। जब चाहे टाइम काम कर सकते हैं। हम्म। आपको फैमिली टाइम भी वो लोग देते हैं, सब हम्म। कुछ। सैलरी बहुत अच्छी है इसकी, हम्म। ग्रोथ अच्छा है इसका। हम्म। सो और क्या चाहिए। हम्म। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सौरभ जी, जल्दी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो, आपके हाथ यस में सर। एलआईसी की तरफ से पहला स्टाइफन जल्दी जल्दी आए, आप अपनी पॉलिसी यस बहुत जल्दी बेचें, एजेंट जल्दी जल्दी रिक्रूट करें, और जब आज के 3 4 साल बाद जब हम वापस आपसे कांटेक्ट करें, तो आप अपना एक नया अनुभव एलआईसी का हमारे चैनल पे लेके आएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आप। यस सर, थैंक यू सर। आप भी एलआईसी को ज्वाइन करो सर, पॉलिसी ले लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।